नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरब आक्रमणकारियों के लिए काल कहे जाने वाले भारत के उस शक्तिशाली शूरवीर राजा की, जिनके भय से अरब आक्रमणकारियों ने आने वाले 400 साल तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के मेवाड़ के सूर्यवंशी राजा बप्पा रावल की। तो आज के इस वीडियो में इनके जीवन की कहानी, इनके इतिहास और इनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बप्पा रावल के जीवन की कहानी को जानने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं मेवाड़ का। मेवाड़ का नाम आप सभी ने सुना होगा। मेवाड़ को वीर भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। और ये राजस्थान के दक्षिण वाले हिस्से में, जहां पे उदयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको मेवाड़ कहा जाता है। और मेवाड़ अपने जो ताकतवर और शूरवीर राजा हैं उनके लिए जाना जाता है। इसमें कई ऐसे प्रोमिनेंट रूलर हुए हैं जो अपनी वीरता के लिए फेमस हैं, अपनी ताकत के लिए फेमस हैं, जिन्होंने अपनी रणभूमि में जो लड़ाइयाँ लड़ी उनके लिए फेमस हैं। इनमें से कई सारे राजाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दी है, चाहे वो महाराणा सांगा हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, या राणा उदय सिंह हों, महाराणा कुंभा हों, हमीरदेव हों या बप्पा रावल हों। इन सभी राजाओं की जीवन की गाथाएं आपने सुनी होंगी। आज के इस वीडियो में हम बप्पा रावल के जीवन की कहानी को पढ़ रहे हैं। राणा सांगा की बायोग्राफी में कवर कर चुका हूं, महाराणा प्रताप की भी कर चुका हूं, बाकी राजाओं की कहानियों को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जल्दी ही। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मेवाड़ डायनेस्टी ने रूल किया, उसका ट्रू फाउंडर माना जाता है बप्पा रावल को। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेवाड़ में इससे पहले किसी का रूल नहीं था। मेवाड़ जो है, इसको पहले के समय मरु प्रदेश कहा जाता था और मरु प्रदेश को मेदापत भी कहा जाता था। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मेवाड़ साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो उसके लिए आपको जवाब देना है महाराणा गुहिलादित्य ने। महाराणा गुहिलादित्य जो है, इन्होंने ही मेदापत की नींव रखी थी और ये गुहिल वंश के संस्थापक भी हैं। और इसी गुहिल वंश के 8वें राजा जो थे वो थे बप्पा रावल। कई जगह इनको 9वां राजा भी कहा जाता है, लेकिन 8वें राजा ज्यादा मान्य बात मानी जाती है कि 8वें राजा थे। तो गुहिलोत या गहलोत या फिर गोहिल, ये तीनों एक ही डायनेस्टी के नाम हैं। और इनके पिता जो हैं रावल महेंद्र द्वितीय, ये 7वें राजा थे। इसके बाद बप्पा रावल आते हैं। बप्पा रावल इनका नाम नहीं था, क्या नाम था आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बप्पा का मतलब होता है फादर, पिता। तो फादर, अपनी जनता के लिए भी ये फादर फिगर की तरह थे। और रावल इन्होंने अपने पिता के नाम से साथ में इस्तेमाल किया था। तो बप्पा रावल यानी कि अपनी जनता की जिस तरह से रक्षा करते थे, जिस तरीके से उनके लिए बेनवेलेंट थे, इसीलिए लोग इनको फादर की तरह पूजते भी थे। बेनवेलेंट, इतने अच्छे रूलर माने जाते थे ये। तो बप्पा रावल इनके 8वें राजा थे, लेकिन इनको ट्रू फाउंडर कहा जाता है, ना कि फाउंडर। दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार अलग अलग जब डायनेस्टीज का इतिहास बताता हूं, तो कई बार दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फाउंडर, जैसे मैंने आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताया था कि श्रीगुप्त उसका फाउंडर था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसको ट्रू फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि उसी ने सही मायने में उस डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, उस साम्राज्य का विस्तार किया, उस साम्राज्य को इंडिपेंडेंटली चलाया। ये बात है। तो बप्पा रावल जो है, इनका 713 एडी में जन्म होता है नागदा में, जो कि 19 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है उदयपुर से। तो 19 किलोमीटर डिस्टेंस नागदा नामक जगह पे इनका जन्म हुआ, जिसको बाद में इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। जब बप्पा रावल सिर्फ 3 साल के थे, तब इनके पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, रावल महेंद्र द्वितीय की। और एक उसके बाद, इनके पिता की मृत्यु के बाद, ये भील ट्राइब कम्युनिटी के साथ, अपनी मदर के साथ रहते हैं, कई लंबे समय तक वहीं रहते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कई वॉरफेयर टैक्टिक्स भी वहीं से सीखे, बैटलफील्ड ट्रिक्स देखे, टिप्स सीखे। तो एक ट्राइबल क्षेत्र में रहते थे। इनका साम्राज्य जो है इनसे छिन चुका था। उसके बाद जब ये 21 साल के होते हैं, तब ये राजा बनते हैं। राजा कैसे बनते हैं उसकी बात मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इनका जो है टाइटल इन्होंने लिया था बप्पा रावल का। और उससे पहले जो साम्राज्य हुआ करता था उस समय, चित्तौड़ में मौर्य क्लैन जो है वो काम करता था। इसको मौर्य क्लैन भी कहा जाता है। इससे आप पुराने मौर्य से मत कंपेयर कीजिएगा कि एक पुराना मौर्य एम्पायर भी हुआ करता था। उस मौर्य एम्पायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अलग मौर्य एम्पायर है। तो 734 के आसपास इनको साम्राज्य में नाम मिला था। साम्राज्य में इन्होंने अपनी वो बनाई थी, अपना क्या बोलते हैं, राजा बने थे। इनका नाम शुरुआत में क्या था, काल भोज था। और उसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था बप्पा रावल का, ये ध्यान रखिएगा आप, काल भोज इनका नाम था। उसके बाद बात आती है कि इन्होंने एकलिंग जी जो टेम्पल है वो भी बनाया। एकलिंग जी टेम्पल की आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, वो कैसे बनाया था उसकी भी बात करेंगे। ये शिव भक्त थे बहुत बड़े। तो लीजेंडरी जो अकाउंट्स हैं, जिसमें से एकलिंग महामात्य जो है, ये जो महामात्य लिखा गया है, ये जो लीजेंडरी अकाउंट्स हैं, इसमें ये बताया गया है, एकलिंग पुराण भी इसको कहते हैं, कि ये गुहिल डायनेस्टी के ही राजा थे। और इसमें इनको बताया गया है कि ये 9वें राजा थे इस एकलिंग महामात्य में। उसके बाद बताया गया है
कि 728 में इन्होंने अपने मेवाड़ किंगडम का नींव रखी थी और उसके बाद एकलिंग जी जो टेम्पल है उसका निर्माण भी इन्होंने उदयपुर में करवाया था। ये एकलिंग टेम्पल है, एकलिंग जी टेम्पल है, भगवान शिव जी को डेडिकेटेडली ये टेम्पल इन्होंने डेडिकेट करके टेम्पल इन्होंने बनवाया है। और ये जो क्यों बनवाया था उसकी बात आगे हम करते हैं। इनको एक माना जाता है कि एक सेज थे, एक संत थे, हरित ऋषि, इनसे ये मिले थे बप्पा रावल। उसके बाद जब इनसे मिले तो इन्होंने कहा कि आप भगवान शिव के उपासक बन जाओ, भगवान शिव की शरण में चले जाओ, उन्हीं के प्रति अपना पूरा जीवन डेडिकेटेड कर दो। और माना जाता है कि बप्पा रावल ने पूरी तरीके से अपने आप को शिव जी के प्रति न्यौछावर कर दिया और वो अपने आप को कहते थे कि ये जो मेरा किंगडम है इसके ऊपर भगवान शिव का ही रूल है, मैं तो उनके बिहाफ के ऊपर रूल कर रहा हूं। ये चीजें इतिहास में आपको बहुत देखने को मिलती हैं कि जो रूलर है वो अपने आप को ईश्वर का एक तरह से उनके बिहाफ पे रूल करता हुआ बताते हैं। ये चीजें कई राजाओं ने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन इनका इस्तेमाल करने का तरीका ये नहीं था कि ये उस धर्म के आधार पर रूल करना चाहते थे, ये ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे इतनी, इसलिए ये कहते थे। और उसके बाद हरित ऋषि ने जब कहा कि शिव जी के उपासक बन जाओ, इनको कई सुपरनेचुरल पावर और इमोर्टेलिटी मिली, ऐसे लेजेंडरी अकाउंट्स में कहा गया है। उसके बाद उसी की वजह से इन्होंने अपने पिता के किलर्स से बदला लिया और उसके बाद मेवाड़ किंगडम की नींव रखी। उससे पहले जब ये रहते थे, जो भील कम्युनिटी है उसके साथ रहते थे, ट्राइब्स के साथ, उसके बाद एक ब्राह्मण लेडी थी वो इनको नागदा लेके गई, उसके बाद इन्होंने ही हरित ऋषि से इनको मिलाया था और उन्होंने अपने साथ इसको रख लिया था, बच्चे को काउ टेकर्स की तरह इसको वो साथ में रखती थी। उसके बाद माना जाता है कि इन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन जो है वो विंध्याचल रेंज में बिताया। विंध्याचल रेंज में जिस क्षेत्र में ज़्यादातर भील रहते हैं, भील ट्राइब भी रहती है, वहीं पर इन्होंने अपना जीवन बिताया है। और आगे चल के इन्होंने जब ये राजा बन गए तो इनके बारे में एक फैसिनेटिंग फुटनोट ये है कि इन्होंने कई सारी वुमेन्स के साथ शादी की और इनके 100 से ज़्यादा बच्चे थे, ये बात मानी जाती है। उसके बाद बात आती है वॉर अगेंस्ट अरब, जिनकी वजह से इनको जाना जाता है कि अरब आक्रमणकारियों को इन्होंने जिस तरीके से धूल चटाई उसके लिए इनकी पहचान है। अब बप्पा रावल जब जन्म लिया था, बप्पा रावल ने 713 एडी में, भारत में उससे पहले ही अटैक होने शुरू हो गए थे। 712 का एक फेमस अटैक था, आपको पता होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर एक सक्सेसफुल अटैक किया था, वही पहला एक सक्सेसफुल इन्वेजन था। उससे पहले भी 7वीं शताब्दी में कई सारे अरबियन जो हैं भारत की तरफ आंख लगा के बैठे थे और वो अटैक करना चाहते थे। और अरब कैलिफेट जो है वो अब बड़ी कैलिफेट बन चुकी थी। उमायद कैलिफेट का इस समय चल रहा था सिस्टम, शासन चल रहा था अरब में। उमायद कैलिफेट का भी मैं इतिहास जल्दी आपको बताऊंगा, जैसे मैंने राशिदुन कैलिफेट का इतिहास आपको बताया था उसी तरीके से। बड़ी पावरफुल सल्तनत थी वो एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी बप्पा रावल के सामने वो लड़ाई नहीं जीत पाई। तो अरबियों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए बप्पा रावल ने एक कन्फ्रंटेशन बनाई, जिसमें प्रतिहा डायनेस्टी जो है, गुजर प्रतिहा डायनेस्टी जो है, इसके राजा थे नाग भट्ट, इनको अपनी साथ लिया इन्होंने, नाग भट्ट के साथ इन्होंने लेके और ईरान की तरफ उनको धकेल दिया। तो ईरान तक दौड़ाया है अरबियों को इन्होंने, और इन्होंने हर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इन्होंने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट इस्टेब्लिश करी, जिसमें 1000 की संख्या में सैनिक थे। इनमें से एक फेमस पोस्ट है पाकिस्तान के रावलपिंडी में। तो ये जो पोस्ट हुआ करती थी, इसी की वजह से उस जगह का नाम रावलपिंडी पड़ा। रावल मतलब बप्पा रावल के नाम पे ही रावलपिंडी ये पड़ा। तो ये जगह भी बहुत फेमस है, फेमस पोस्ट थी, ये मिलिट्री पोस्ट थी। अरबियों के आक्रमण से अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्होंने कई सारी मिलिट्री की जो वो बनाई थी, इन्होंने एक तरह से पोस्ट बनाई थी। उसके बाद बात आती है बैटल ऑफ राजस्थान की, तो मैं बात करूंगा ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था आगे चल के, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। एक अरब कमांडर था उस समय का कंटेम्प्रेरी, जिसका नाम था सलीम ऑफ अफगानिस्तान। इसको भी इन्होंने हराया है और अपने नेफ्यू को गजनी का उस समय इन्होंने एक समय के लिए किंग बना दिया था। तो गजनी जो भारत में अटैक करता था 1000 से लेके 1027 के बीच में, जिसने 17 आक्रमण किए, उसका मैं फिर से आपको जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि किस तरह से उसने अटैक किया था। बहुत ही तरीके से हर एक बैटल की लड़ाई की बात करेंगे। देखिए, जो इस्लामिक आक्रमणकारी आते थे भारत में, इस्लाम की नींव आप जानते हैं कि इस्लाम का जो साम्राज्य है वो 1192 के बाद रखा गया, जब तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी उसके बाद, और 1206 में दिल्ली सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। बप्पा रावल का इतिहास है 8वीं शताब्दी का। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने जो मुगलों के वंशज थे और अरबियन लोग जो थे, अरबियन लोग नहीं थे मुगलों के वंशज, मैं कह रहा हूं कि अरब लोगों को अलग से और मुगलों के वंशज जो कि उज्बेकिस्तान में थे, जो कि मंगोल थे। आप जानते हैं कि जो बाबर था
वो मंगोलियन और तैमूर दोनों का वंशज था। उसका जो पिता था वो तैमूर की डायनेस्टी से आता था, उसकी जो मदर थी वो कि चंगेज खान की डायनेस्टी से आती थी। तो इनके जो उज्बेकिस्तान के जो क्षेत्र के जो स्पेशली गजनी क्षेत्र से जो लोग आके अटैक करते थे, उन पे बप्पा रावल ने उनको कभी भी यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होने दिया और भारत में अपने रूल स्टैब्लिश नहीं करने दिया। तभी तो कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के बाद सीधा 12वीं शताब्दी में जाके भारत में ये रूल स्टैब्लिश कर पाए हैं, दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टैब्लिश कर पाए हैं। 400 साल तक बप्पा रावल की वजह से, बप्पा रावल ने जिस तरीके से इनको यहाँ से धकेला पीछे, उससे ये रिकवर नहीं कर पाए और यहाँ पे रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, आने वाले समय में भी भाई कई ताकतवर राजा हुए हैं जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है कंट्री को। फाइनली 1192 में जाके पृथ्वीराज चौहान हारा, लेकिन उससे पहले इस्लामिक इन्वेडर्स को इनसे काफ़ी बचाव किया और स्पेशली इसके लिए क्रेडिट बप्पा रावल को जाता है। उसके बाद बप्पा रावल ने कई सारे टाइटल भी लिए, जैसे कि प्रिसेप्टर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि प्रिंसों का रखवाला, उनका उपदेशक, जो उनका लिए टीचर भी है, उनके लिए मेंटर भी हैं। उसके बाद सन ऑफ द हिंदूज, हिंदू सन, सूरज का नाम टाइटल भी इन्होंने लिया है और चक्रवर्ती का टाइटल भी लिया है, यानी यूनिवर्सल लॉर्ड का लिया भी है। कई सारे राजाओं ने चक्रवर्ती का, सम्राट का टाइटल लिया है भारत में। चक्रवर्ती होने का मतलब तो ये होता है कि पूरी दुनिया के ऊपर जिसका शासन हो। ऐसा तो कोई सम्राट दुनिया में हुआ ही नहीं है जिसका पूरी दुनिया के ऊपर शासन हो, लेकिन ये एक टाइटल है जिसको लेते थे बड़े बड़े सम्राट। विक्रमादित्य का टाइटल लेते थे, उसी तरीके से चक्रवर्ती का टाइटल भी लेते थे। तो ये इन्होंने कई अपने जो साम्राज्य है उसको काफ़ी विस्तार भी किया, उसको एक तरह से फोर्टिफाइड भी किया और अरब आक्रमणकारियों के से बचाव के लिए कई सारी पोस्ट भी बनाई, मिलिट्री पोस्ट भी बनाई। 8वीं शताब्दी में आपको पता ही होगा कि भारत में अटैक हो रहे थे, पर्शिया की तरफ से इन्वेजन हो रहे थे, उसके अलावा अरबियों ने अटैक किए, उसके अलावा गजनवी की तरफ से अटैक हो रहे थे। गजनवी मतलब वो नहीं, मोहम्मद गजनवी नहीं, उससे पहले उस क्षेत्र से जो भी आक्रमणकारी थे सभी को इन्होंने पीछे धकेला है। उसके बाद आने वाले समय में बप्पा रावल ने जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, चाहे वो अजमेर हो, जैसलमेर हो, इन सभी को अपने साथ मिलाया ताकि इनकी जो सेना है उसको एकजुट किया जा सके और इन साम्राज्यों से लड़ सके। उसके बाद माना जाता है कि बप्पा रावल जो है मौर्य किंगडम था पहले समय, उसके समय एक बार कमांडर थे और दाहिर जो राजा था, जो मोहम्मद बिन कासिम के समय से राजा था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा भी दिया था, उस राजा के बेटा और ये बप्पा रावल इनकी कमांडर थे। और बप्पा रावल ने उस समय अरबियंस को सौराष्ट्र से होते हुए वेस्टर्न बैंक ऑफ सिंधु नदी के वेस्ट बैंक तक इनको पीछे धकेला। तो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। और उसके बाद इन बप्पा रावल ने क्या किया, अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, कांधार से लेके तुरान, ईरान, खोरसान, इन सारे क्षेत्रों तक अपना साम्राज्य इसका विस्तार किया। अभी आप थोड़ा मैप में ही देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है आपका नागदा, जहाँ पे बप्पा रावल का जन्म हुआ, मेवाड़ है। इस क्षेत्र से यहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया था एक समय तक। और उसके बाद गजनी तक जाके इन्होंने अपने एक नेफ्यू को यहाँ पे राजा बनाया था। और यहाँ पे आके इस उमायद कैलिफेट के साथ कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस क्षेत्र में, और लड़ाइयों में बप्पा रावल ने कभी भी अरबियों को अपना क्षेत्र ऑक्यूपाइड नहीं करने दिया। तो ये बप्पा रावल थे, बड़े शूरवीर योद्धा थे। बैटल ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया साल 738 एडी में। 738 में ये जो युद्ध लड़ा गया, ये मॉडर्न सिंध राजस्थान बॉर्डर के ऊपर लड़ा गया था। और यहाँ पे एक तरफ उमायद कैलिफेट थी और दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा बप्पा रावल थे। गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नागभट्ट थे और जयसिंह वर्मन जो थे वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। जयसिंह यहाँ पे, ये जो चालुक्य यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी एक, उस डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। तो इस डायनेस्टी, ये जो बैटल हुआ, ये बहुत फेमस बैटल है, जिसकी वजह से अरब इन्वेडर्स को यहाँ से धकेला गया, पीछे धकेला गया, और अरबियन जो हैं वो भारत के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब आप बात जानते हैं कि कई बार अरबियों ने भारत के ऊपर अटैक किया है, इस्लामिक इन्वेडर्स ने अटैक किया है, 11वीं शताब्दी में भी किया है, 10वीं में भी किया है, 9वीं में भी किया है, 8वीं में भी किया है, लेकिन वो कभी रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। रूल कब कर पाए हैं? 1192 के बाद, जब तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत के पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, तो उसके बाद ही ये युद्ध जो है, उसके बाद ही भारत में इस्लामिक रूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इस बैटल में माना जाता है कि 5 से 6 हज़ार की संख्या में ही थे राजपूत और गुज्जर इन्फेंट्री के, राजपूत जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के साथ में जो टोटल सेना थी वो 5-6 हज़ार थी। लेकिन दूसरी तरफ 30 हज़ार के आसपास अरबियन थे जिन्होंने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। और इस लड़ाई में जो अरब लीडर था इमीर जुनैद, और इस लड़ाई में इसको मार दिया गया। उसके बाद अरब क्रॉनिकल सुलेमान ने कहा है, प्लेस टू रिफ्यूज विच मुस्लिम माइट फ्री वाज नॉट टू बी फाउंड। एक ऐसी जगह जहाँ पे मुस्लिम्स जाना चाहते थे लेकिन वो आगे नहीं जा पाए, उनको रोक दिया गया, वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। जुनैद का सक्सेसर तमीम उल जैद
अब इसने भी अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया फिर से, और फिर से एक कैंपेन किया, लेकिन ये भी नहीं जीत पाया। तो इस ट्रिपल अलायंस कौन कौन सी, यहाँ पे एक तो है राष्ट्रकूट एम्पायर, उसके अलावा मेवाड़ का एम्पायर, और उसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट, इन तीनों ने मिलके बुरी तरीके से इन राजाओं को हराया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। और बप्पा रावल ने इसको सबको इकट्ठा किया और फिर उसके बाद लड़ाई लड़ी। तो इतिहास में पहली बार मुगलों को हराने वाले राजा थे बप्पा रावल। मुगल टर्म अगर आप इस्तेमाल करें तो एग्जैक्टली तो इस टर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि बाबर के बाद हम मुगल कहते हैं उनको, उससे पहले तिमुरिड कहते थे, इस्लाम अरब वालों को तो मुगल कहा ही नहीं जाता। लेकिन जो इनके वंशज थे, अगर आप उन सभी को स्टडी करोगे गजनी वाले क्षेत्र से और आगे पीछे के क्षेत्र से अगर करोगे, तो उसमें कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मुगलों के वंशज थे। तो उन मुगलों के वंशज को इन लोगों ने हराया है, इन ट्रिपल अलायंस ने हराया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय। और आने वाले समय में 20 साल तक मुगलों ने इनके ऊपर बप्पा रावल के फेर से लड़ाई नहीं लड़ी। और अरब आक्रमणकारी जो कि एक लंबे समय तक भारत के ऊपर कॉन्स्टेंटली सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र से लड़ाइयाँ अटैक कर रहे थे, वो बप्पा रावल के इस इन्वेजन से कई लंबे समय तक उभर नहीं पाए, और आने वाले 400 साल तक भारत में मुस्लिम रूल जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ये था बप्पा रावल का ओधा, ये था उनकी ताकत, इसीलिए बप्पा रावल को बप्पा रावल कहा जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लोरियस सन ऑफ मदर इंडिया इनको कहा जाता है। मेवाड़ के संस्थापक के नाम से देखो इनको कहा जाता है, मेवाड़ के संस्थापक। और गोहिलादित्य जो है उन्होंने भी इसकी नींव रखी थी, वो उसके फाउंडर थे, ये इसके ट्रू फाउंडर माने जाते हैं। 753 एडी में बप्पा रावल जो हैं एकलिंग जी के पास गुजर गए, और ये उनका आखिरी समय था, और अपने आप को भगवान शिव के प्रति उन्होंने समर्पित कर रखा था। तो वहीं पे एकलिंग जी के आसपास इनकी मृत्यु हुई, और ये इनका समय था। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। बप्पा रावल जी के बारे में आप सभी ने, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँ। तो और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे स्पेशली कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और भी किसी तरह से मैं आपकी मदद कर पाऊँ तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।